सो गाइज ये स्टोरी है 1960 की। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। ये स्टोरी पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर बहुत ही ज़्यादा नीचे। और ये जो केस है, ये केस सुनने के बाद पुलिस वाले, इन्वेस्टिगेटर्स, जज काफ़ी ज़्यादा टूट चुके थे, हार्ट ब्रेक हो चुके थे उनके, क्योंकि ये जो जो हुआ इस केस में काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था। ये केस है 1960s का। एक कपल होता है, कैरल एंड रेजी। कैरल लड़की होती है, रेजी लड़का होता है। दोनों कपल होता है, हाई स्कूल में होता है ये दोनों, एंड बहुत अच्छे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बट आफ्टर कंप्लीटिंग हाई स्कूल ये डिसाइड करता है कि हम ब्रेकअप कर लेंगे। तो इन दोनों के बीच में कुछ गलत नहीं होता, बट इनको अपना करियर पे फोकस करना था, इसलिए इनका अपना माइंडसेट था अलग अलग। सो इन दोनों का म्यूचुअल था कि हम दोनों अलग अलग हो जाएं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग हाई स्कूल ये दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। फास्ट फॉरवर्ड आफ्टर मैनी ईयर्स, जो रेजी होता है, रेजी नेवी में चला जाता है, नेवी में सर्व करता है कुछ साल। वहाँ पे उसकी शादी हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसका डिवोर्स हो जाता है। फिर वापस नेवी से आके साउथ कैरोलिना एक जगह है, वहाँ से आके एक रेल रोडवे कंपनी में होती है, वहाँ पे ये जॉब करता है। ऑन दी अदर हैंड कैरल की 2 बारी शादी हो जाती है एंड दोनों शादी डिवोर्स हो जाती है। पहली मैरिज कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट इसका डिवोर्स हो जाता है। दूसरी मैरिज में इसका हस्बैंड काफ़ी अब्यूजिव होता है। कैरल का एक बेबी भी होता है। फिर क्या होता है कि 1987 की बात है, फरवरी 18 की बात है, रात के 10 बजे कैरल अपनी बेटी के साथ रह रही होती है। उसकी बेटी का नाम होता है रोंडा, 10 साल की होती है वो। तो रात को नॉक होती है कैरल के घर पे, एंड कैरल जाती है, दरवाजा खोलती है, एंड इसका एक्स हस्बैंड होता है, एंड इसके एक्स हस्बैंड के हस्बैंड के पास एक पिस्टल होती है, एंड वो 6 गोलियां कैरल को मार देता है। कैरल को मारने के बाद गाड़ी में भाग जाता है, एंड एक हाईवे के पास बड़ी गाड़ी मिली, पुलिस ढूंढती है, एंड ये गाड़ी मिलती है, एंड गाड़ी में इसका एक्स हस्बैंड अपने आप को गोली मार लेता है। तो कैरल इस पॉइंट पे हॉस्पिटल पहुंचती है। उसकी 10 साल की बेटी होती है। मेरी गली कैरल बच जाती है, बट गोली लगने के बाद काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आए थे उसकी हेल्थ को। उसको दिखना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, एंड फ्यूचर में जाके उसको लीवर कैंसर हो जाता है। तो इस सीज़न की वजह से वो काफ़ी सारी मेडिकेशंस भी चल रही होती थी, एंड ज़्यादा काम नहीं कर रही होती थी। सो कैरल को बाद में घर भेज दिया जाता है, एंड उसकी 10 साल की बेटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो अपनी मम्मी का ध्यान रखेगी। सो अगले 8 साल तक कैरल की बेटी रोंडा अपनी मम्मी का ध्यान रखती है, छोटे मोटे जॉब करने शुरू कर देती है, बट इवेंचुअली कैरल ठीक हो जाती है थोड़ा बहुत। सो वो डिसाइड करते कि वो जॉब करें। सो वो जॉब करती है, एक केबल कंपनी होती है। सो 1995 में वो एक केबल कंपनी में एज ए कस्टमर केयर एज ए जॉइन कर लेती है। सो इस जॉब में ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं है, बस कस्टमर को बस सर्व करना है, उनकी प्रॉब्लम्स दूर करनी है। आफ्टर मैनी ईयर्स, लाइक अराउंड 5 ईयर्स, 2001 के अराउंड, कैरल ऐसी अपने काम कर रही होती है। सो कस्टमर का कॉल आता है, उठाती है वो, एंड जैसे ही फ़ोन उठाती है, एंड इमीडिएटली इसके फेस पे स्माइल आ जाती है। कैरल जिस बंदे से बात कर रही थी, वो दूसरी लाइन पे, दूसरे एंड पे इसका पुराना बॉयफ्रेंड होता है, रेजी। आफ्टर 40 ईयर्स ये दोबारा रेजी से कॉन्टैक्ट में आती है थ्रू कस्टमर केयर। जैसे ही फ़ोन उठाती है, इमीडिएटली उसकी आवाज़ पहचान जाती है कि रेजी समनर साउथ कैरोलिना में था, जो कैरल का बॉयफ्रेंड था, डेट कर रहा था। एंड रेजी कहता है हाँ मैं वही हूँ, एंड इमीडिएटली वो खुश हो जाती है। एंड ऑन दी अदर हैंड रेजी भी बहुत खुश हो जाता है। ये दोनों फ़ोन पे डिसाइड करते हैं हमें मिलना है, हमें डेफिनेटली मिलना पड़ेगा। कैरल घर आती है, घर आने के बाद वो रोंडा को बताती है कि मेरे को रेजी मिला था, एंड बहुत खुश होती है। एंड रोंडा को बताती है कि मेरा और रेजी हम दोनों डेट पे जाने लगे। तो रोंडा भी बहुत खुश होती है कि मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा खुश है, एंड वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है। एंड कैरल बहुत बताती है कि रेजी कितना अच्छा इंसान है, कितना जेंटल है, कितना काइंड है, कितना हेल्पफुल है, कितना एम्पैथेटिक है। सो ये सुन के ना काफ़ी खुश होती है, एंड कैरल एंड रेजी दोबारा डेट करने लग पड़ते हैं।
एंड आफ्टर 6 मंथ्स ये दोनों डिसाइड करते हैं शादी करने के लिए। सो शादी करने के बाद ये दोनों साउथ कैरोलिना में रोंडा के साथ ही रह रहे होते हैं। बट आफ्टर फ्यू ईयर्स रेजी बताता है कैरल को कि मेरे एक घर है जैक्सनविल में, सो हम वहीं पे चलते हैं, वहीं पे मूव आउट कर लेते हैं। सो ये बात रोंडा को ना थोड़ी सैड लगती है, बट एट द सेम टाइम वो खुश होती है कि मेरी मम्मी इतने हार्डशिप के बाद फाइनली खुश है वो। सो कैरल एंड रेजी जैक्सनविल एक जगह है 4 घंटे की दूरी है साउथ कैरोलिना से। सो वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। रोंडा साउथ कैरोलिना में होती है, वो जॉब कर रही होती है एक नेवी सील में, तो लाइफ बढ़िया चल रही होती है। आफ्टर फ्यू ईयर्स एंड 2005 में रोंडा कैरल को फ़ोन करती है एंड कैरल उठाती नहीं है। रोंडा फिर रेजी को फ़ोन करती है, कोई भी नहीं उठाता। थोड़े घंटे बाद फिर रोंडा कॉल करती है, कोई नहीं उठाता। 24 घंटे हो जाते हैं। रोंडा को फिक्र होती है कि कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। फिर वो गाड़ी उठाती है, साउथ कैरोलिना से सीधा जैक्सनविल जाती है 4 घंटे की दूरी पे। रोंडा कैरल के घर पहुंचती है, वहाँ पर देखती है कि कैरल की गाड़ी नहीं खड़ी हुई। तो कैरल और रेजी एक ही गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, तो उनकी गाड़ी नहीं खड़ी होती है। तो रोंडा नॉक करती है दरवाजे पे, शीशे पर नॉक करती है, कोई जवाब नहीं। तो रोंडा एक तुक्का मारती है, क्या पता दरवाज़ा खुल जाए। तो दरवाज़ा का नॉब घुमाती है एंड दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर जाती है रोंडा, तो देखती है घर बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, सिंपल, लाइक कुछ गड़बड़ नहीं लग रही। बट एंड रोंडा देखती है कि घर पे काफ़ी चीज़ें अनटाइडी है, क्योंकि कैरल काफ़ी टाइडी पर्सन थी। तो टेबल पे वैसे की प्लेट वैसे की वैसी होती है, वो प्लेट के ऊपर खाना होता है, डिशेस वैसे की वैसी पड़ी होती है। ये देखते देखते रोंडा देखती है कि कैरल और रेजी की मेडिसिन भी वहीं पे पड़ी हुई है। तो ये चीज़ें रोंडा को थोड़ी अटपटी लगती है, क्योंकि दोनों 61 ईयर्स ओल्ड के थे एंड उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, तो उनको कॉन्स्टेंटली मेडिसिन अपने पास ही रखनी पड़ती थी। तो रोंडा को हुआ कि अगर वो कहीं पे गए भी होंगे तो ये मेडिसिन साथ लेके जाएंगे, तो साथ नहीं लेके गई ये मेडिसिन, कुछ तो गड़बड़ है। तो रोंडा उस टाइम जैक्सनविल की पुलिस के पास जाती है, एक मिसिंग पर्सन की कंप्लेंट डालती है, मेरी मदर और मेरे स्टेप फादर मिसिंग है। कुछ घंटों में ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। पुलिस रोंडा से पूछती है उनके पास कौन सी कार है। तो रोंडा बताती है उनके पास कार की इन्फॉर्मेशन, एंड वो कार की इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में फैल जाती है। सो न्यूज़ में फैलने के बाद पता लगता है कि एक बंदा आता है, वो बताता है कि ये मैंने पर्टिकुलर कार एक जंगल के पास देखी है। पुलिस उस कार के पास जाती है, जंगल में जाती है, कार के पास जाती है, देखती है कि कार तो लाइक बिल्कुल वैसे की वैसी है, लाइक कुछ गड़बड़ नहीं लग रही, कुछ तोड़ फोड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक लग रही कार। पुलिस स्टेशन पे एक कॉल आती है अननोन नंबर से, एंड वो बंदा कहता है कॉल करता है एंड कहता है कि आपने न्यूज़ चलाई हुई है कपल की, रेजी एंड कैरल की, कि वो मिसिंग है। कह रहा मैं रेजी बोल रहा हूँ और मेरे साथ मेरी वाइफ है कैरल, हम मेरी सिस्टर के घर आए हुए हैं, तो हम मिसिंग नहीं हैं, बट तो आपने जो न्यूज़ चलाई हुई है वो बंद कर दीजिए। तो पुलिस उसे टाइम सस्पेक्ट हो जाता है कि रेजी और कैरल 60 साल के दो बंदे हैं, और ये जो बंदा कॉल कर रहा है अननोन नंबर से, ये कुछ 20-21 साल का लग रहा है। तो यहाँ से पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। तो पुलिस कहती है अगर ये रेजी बोल रहा है तो आपके साथ कैरल भी होगी, कैरल से मेरी बात कराना। तो कैरल से बात होती है एंड सेम 19-20 साल की कोई लड़की बोलती है। तो पुलिस को थोड़ा शक होता है कि ये वो लोग नहीं है, अगर होंगे तो उनके पास ही होंगे। तो ये कॉल रिकॉर्डिंग रोंडा को सुनाई जाती है। तो रोंडा उसी टाइम कहती है कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, उनकी आवाज़ नहीं है। पुलिस इस पॉइंट पे क्या करती है कि उनके दिमाग में एक प्लान आता है कि कैरल और रेजी के पास उनके पास बैंक अकाउंट है, उनके पास ATM है। सो ATM ट्रांजैक्शन के थ्रू हम पता कर लेंगे, अगर उनका कार्ड चुराया होगा तो कार्ड की ट्रांजैक्शन करी होगी, कार्ड में से पैसे निकाले होंगे, उससे पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे है। रेजी और कैरल के बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं, कार्ड इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, इन पता लगता है कि उनके मिसिंग होने के बाद काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन करी गई है, काफ़ी सारे पैसे निकाले गए हैं, $200, $300, $400 के कंसिस्टेंटली। ये भी देखा गया कि कौन से CCTV कौन से ATM से निकाले गए। तो साउथ कैरोलिना में ATM के थ्रू, साउथ कैरोलिना में जो ATM थे वहाँ पे CCTV कैमरे की फुटेज में बंदा दिखता है, गंजा होता है एंड वो पैसे निकाल रहा होता है। तो यहाँ से पुलिस को पता लगता है कि रेजी नहीं है, क्योंकि रेजी के सिर पे बाल थे एंड बंदा CCTV फुटेज में है, उसके बाल नहीं है। वहाँ से थोड़ा शक और स्ट्रॉन्ग होता है कि कुछ तो और गड़बड़ है। सो पुलिस एक और तरीका निकालती है
जिस अननोन नंबर से पुलिस को कॉल आती है उसी को ट्रेस करेंगे। तो ट्रेस करने के बाद उनको पुरानी कॉल्स पता लगती है कि इस नंबर से क्या किन किन को पुरानी कॉल्स गई हुई है। सो सबसे लेटेस्ट कॉल जो थी वो एक कार रेंटल कंपनी की थी। सो पुलिस वो नंबर निकालती है एंड उस कार रेंटल कंपनी की लोकेशन पे पहुंच जाती है। कार रेंटल कंपनी का जो मैनेजर है उससे बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर नंबर से जिससे हमें कॉल आई थी, इस पर्टिकुलर नंबर से आपके नाम आपके यहाँ पे रजिस्टर होएगा, कोई किसने रजिस्टर किया होएगा। एंड मैनेजर कहता है हाँ किया है। एंड चेक करने के बाद पता लगता है एक लड़की है जिसका नाम होता है टिफ़नी कोल। उस लड़की ने यहाँ से कार रेंट करी थी। सो तुम लोगों को टिफ़नी के बारे में बता देता हूँ। कैरल और रोंडा साउथ कैरोलिना में रह रहे थे शादी करने से पहले। तो उनके घर के थोड़ी दूरी पर ही एक लड़की रहती थी टिफ़नी नाम की, टिफ़नी कोल नाम की। सो टिफ़नी के पेरेंट्स काफ़ी अब्यूज़िव थे। सो कैरल काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक, दयालु थी, बड़े दिल की थी। तो इस चक्कर में वो टिफ़नी को अपना मानती थी, अपनी बेटी की तरह मानती थी। तो कोई भी अगर कुछ भी किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी टिफ़नी को, कैरल हमेशा रेडी रहती थी उसको खाना पीना, कपड़े, पैसे जितने भी होते थे उनके पास दे देने। टिफ़नी ने कैरल से एक गाड़ी खरीदी थी। टिफ़नी ऑफ्टन शादी करने के बाद टिफ़नी और रेजी जब जैक्सनविल में चले गए थे, टिफ़नी जैक्सनविल जाती थी कैरल को पैसे देने कार की पेमेंट की। सो टिफ़नी और कैरल काफ़ी क्लोज थी। कैरल टिफ़नी को अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। पुलिस मैनेजर से पूछती है कि ये गाड़ी टिफ़नी जो रेंट करी है कहाँ पे मिलेगी। तो मैनेजर कहता है गाड़ी में GPS लगा हुआ है एंड आपको लोकेशन पता चल जाएगी। तो लोकेशन निकालने के बाद पता लगता है कि ये गाड़ी किसी मोटल में खड़ी हुई है, मोटल में पार्कड है। सो पुलिस को लगता है कि टिफ़नी ने रेजी और कैरल को किडनैप किया है। सो पुलिस वगैरह सारी इकट्ठी हो जाती है, 15-20 लोग की टीम होती है, मोटल पहुंचती है। मोटल में टिफ़नी नाम की रिसेप्शन पे पूछता है, टिफ़नी नाम की लड़की है कोई जो यहाँ पे रह रही है। रिसेप्शनिस्ट बताई थी कि वो इस रूम में रह रही है। सो पुलिस पूरी की पूरी टीम टिफ़नी के कमरे के बाहर होती है, दरवाज़ा जैसे तोड़ती है। टिफ़नी के साथ 2 लड़के और निकलते हैं। टिफ़नी के साथ एक लड़का निकलता है जिसका नाम होता है माइकल होता है टिफ़नी का बॉयफ्रेंड, एंड माइकल का दोस्त होता है जिसका नाम होता है एलन। ये तीनों लोग 19, 20, 21 साल के हैं। तीनों लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है एंड अलग अलग इंटरोगेशन रूम में डाल दिए जाते हैं। माइकल और एलन के साथ इंटरोगेशन करते हैं बट दोनों कोई जवाब नहीं देते। टिफ़नी ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा जवाब दे देती है, थोड़ा सा एक हिंट दे देती है, थोड़ी सी एक लीड दे देती है पुलिस को कि हम तीनों के साथ एक और लड़का भी होता है जिसका नाम होता है ब्रूस। तो पुलिस ब्रूस को भी पकड़ के ढूंढ लेती है एंड इंटरोगेशन कर ले आते पुलिस स्टेशन। सो ब्रूस पूरी की पूरी स्टोरी उनको बता देता है। सो टिफ़नी माइकल जब जैक्सनविल आए थे, साउथ कैरोलिना से जैक्सनविल आए थे, तो उनका प्लान था एलन से मिलने का, बट एलन प्लान कैंसिल कर देता है। सो टिफ़नी और माइकल कहते हैं कि अब हम 4 घंटे की दूर पे वापस घर नहीं जाने वाले, ऐसे करते हैं हम यहीं पे ही कैरल के घर रुक लेते हैं। सो कैरल और रेजी जैक्सनविल रह रहे थे। सो ये दोनों रात को जाते हैं, अनइनवाइटेड जार को जाते हैं एंड कहते हैं कैरल को कि हम रह सकते हैं यहाँ पे। कैरल कहती है ऑफ कोर्स तुम अपने घर समझो इसको, तुम आ जाओ। टिफ़नी और माइकल को घर पे बुला लेते हैं। सो रात को वो बैठे होते हैं, थोड़ा बातें बुतें कर रहे होते हैं टेबल पे एंड बातों में कैरल टिफ़नी को बता देती कि हमारा जो घर था साउथ कैरोलिना में वो हमने बेच दिया है और हमें $100,000 मिले हैं। तो ये बात सुन के टिफ़नी और माइकल काफ़ी ज़्यादा शॉक में जाते हैं एंड वो एक दूसरे को देखते हैं, आंखों की इशारों में ही वो बातें कर रहे होते हैं। सो रात होती है, सारे लोग बेड में चले जाते हैं, सो जाते हैं। अगले दिन टिफ़नी और माइकल जल्दी निकल जाते हैं। तो कैरल रोकने की कोशिश करते कि रुक जाओ, बट मना कर देते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद टिफ़नी और माइकल का प्लान बनता है कि हमें इस घर को रॉब करना है। सो जुलाई में कैरल और रेजी के घर पे 2 लड़के आते हैं एंड वो नॉक करते हैं एंड कैरल दरवाज़ा खोलती है एंड दोनों लड़के कहते हैं कि हमारी बाहर गाड़ी ख़राब हो गई है, हमें कॉल करनी थी, क्या हम कॉल कर सकते हैं। तो उस टाइम पे फ़ोन वगैरह होते नहीं थे, लैंडलाइन नहीं होते थे, तो आपको घर के अंदर आना पड़ता था। तो कैरल थोड़ा हेजिटेट करती है और रेजी पीछे गराज में होता है। तो दोनों अंदर आ जाते हैं।
कैरल अंदर आ जाती है, दोनों लड़के अंदर आ जाते हैं। तो ये दोनों लड़के होते हैं एलन और ब्रूस, दोनों वही लड़के हैं जिनकी डेरिवेशन चल रही होती है, और ब्रूस जो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो अंदर आते हैं, उसी टाइम दरवाज़ा लॉक करते हैं एंड कैरल के हाथ बांध देते हैं, गला पकड़ लेते हैं, मुंह पे पट्टी बांध देते हैं, उसको बिठा देते हैं। तो उतनी देर में रेजी भी आ जाता है, सेम चीज़ रेजी के साथ करते हैं। तो इन दोनों को बांधने के बाद, बिठाने के बाद, इनके पैर वगैरह, हाथ वगैरह, मुंह वगैरह सब कुछ बांधने के बाद दोनों लड़के कॉल करते हैं माइकल और टिफ़नी को, जो थोड़ी दूर के घर के थोड़ी दूरी पे ही खड़े हुए थे, गाड़ी में थे ये लोग, वेट कर रहे थे। दोनों कॉल करते हैं, कहते हैं कि सब कुछ क्लियर हो चुका है, तुम आ जाओ। तो माइकल और टिफ़नी वहाँ से आ रहे होते हैं, एंड बाय दैट टाइम एलन और ब्रूस घर को रॉब करने की कोशिश करते हैं। एंड उतनी देर में माइकल भी आ जाता है, वो भी घर को रॉब करने की कोशिश करता है। रॉब करने की कोशिश करने के बाद सारे पैसे मुझसे, ATM वगैरह सब कुछ लेने के बाद वो चले जाते हैं। बट यहाँ पे बहुत बड़े ट्विस्ट आ जाता है। रेजी और कैरल को लगता है कि ये बस पैसे लेंगे, हमारी कीमती चीज़ें लेंगे और चले जाएंगे। बट ट्विस्ट यहाँ पे ये था कि रॉब करने के बाद ये चारों लोग रेजी और कैरल को भी किडनैप करने आए थे। एंड ये दोनों बुज़ुर्गों को उठाते हैं, एंड रेजी की जो कार होती है, रेजी और कैरल की जो कार होती है, उसी के डिक्की में इन दोनों को बांध देते हैं और डाल देते हैं। बहुत इतनी गर्मी होने के बावजूद भी ये दोनों को, जो बुज़ुर्ग है 61 साल के हैं, इन दोनों को एक डिक्की में डाल देते हैं। वो उस टाइम पे डिग्री था कुछ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट था, अराउंड 637-38 डिग्री सेल्सियस होते हैं। सो एलन और ब्रूस रेजी की गाड़ी में बैठते हैं और माइकल और टिफ़नी अपनी गाड़ी में। तो ये दोनों गाड़ियाँ लेके चले जाते हैं। तो एक जंगल पहुँचते हैं, जंगल के अंदर एक और गहरा जंगल होता है, वहाँ पे पहुँचते हैं। एंड वहाँ पे इन चारों लोगों ने एक ऑलरेडी प्री डिग्ड खड्डा खोदा हुआ होता है, 6 फुट का और 4 फुट का ब्रेथ वाइज उन्होंने खड्डा खोदा होता है। तो इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद दोनों गाड़ी पार्क करते हैं, डिक्की खोलते हैं एंड रेजी और कैरल को बाहर निकालते हैं। इस पॉइंट पे दोनों वीक हो चुके हैं, फिज़िकली बहुत ज़्यादा वीक है, ऑलरेडी उनको हेल्थ इश्यूज़ थी। सो निकालने के बाद तक कि वहाँ पे खड्डा है, वहाँ पे पहुँच जाओ। खड्डे पहुँचने के बाद वो कहते कि इस खड्डे में कूद जाओ। एंड कैरल एंड रेजी बैक कर रहे थे कि प्लीज़ हमें छोड़ो, तुम्हें जो चाहिए तुम ले जाओ, मैं जो लेना ले जाओ, हम देने को तैयार है, बट हमें छोड़ दो, हमारी जान बख्श दो। बट ये चारों लोग बिना किसी मर्सी के इन दोनों को धक्का मार देते इस खड्डे में। खड्डे में गिरने के बाद पता लगता है कि चारों में से एक इंसान जिसको काफ़ी क्लोज था वो थी टिफ़नी। एंड ये चीज़ कैरल ये चीज़ देख के कि मेरी बेटी जिसको मैं अपना मानती थी वही मेरे साथ ऐसा कर रही है। एंड ये दोनों खड्डे में गिरने के बाद बैक कर रहे होते, प्लीज़ हमें छोड़ दो, प्लीज़ हमें छोड़ दो। एंड यहाँ पे माइकल कहता है कि ठीक है, तुम्हें छोड़ देंगे तुम्हें, बट हमें जितनी भी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है, पैसे को रिलेटेड, बैंक रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, एसेट्स रिलेटेड, सारी हमें दो। एंड माइकल सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर भी वो डिसाइड करता है कि मैं इन दोनों को मार दूंगा क्योंकि इनका मरना जायज़ है। माइकल, एलन और ब्रूस तीनों एक शवल उठाते हैं एंड खोदना खुद शुरू कर देते हैं। ये दोनों रेजी और कैरल खड्डे में खड़े हुए हैं एंड इनके खड़े होने पे ही ये ज़िंदा है, सांस ले रहे हैं एंड इनके ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। तो धीरे धीरे मिट्टी इनके गले तक पहुंच गई, फिर इनके सर तक पहुंच गई एंड इनका सर बिल्कुल ऊपर है एंड इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है एंड ये तरस रहे हैं कि प्लीज़ हमें जाने दो। एंड इनके मिट्टी जब ऊपर पहुंचने के बाद भी और मिट्टी डाली एंड इवेंचुअली ये ज़िंदा दफन गए, इवेंचुअली इनकी डेथ हो गई। तो ये सारी स्टोरी ब्रूस ने सारी कन्फेस करी थी कि हमने ये किया था। पुलिस पूछते कि कहाँ पे डेड बॉडी कहाँ पे दफनाई है, तो पुलिस ब्रूस को लेके जाता है उसी लोकेशन जहाँ पे बॉडी दफनाई गई थी। गड्ढा खोदने के बाद दोनों बॉडीज़ को निकाला जाता है। इस पॉइंट पे दोनों बॉडीज़ ख़त्म हो चुकी थी, बट कैरल की बॉडी अभी भी थोड़ी बहुत परसेंटेज बची थी कि भाई ज़िंदा रह जाएगी वो। एंड एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस रेजी और कैरल की बॉडी को लेके जाते हैं, बट रास्ते में पहुंचते ही कैरल की भी डेथ हो जाती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता लगता है कि दोनों की बॉडी में, लंग्स में, नॉस्ट्रल में, मुंह में काफ़ी मिट्टी जम चुकी थी, काफ़ी मिट्टी आ चुकी थी, जिस वजह से वो सांस नहीं ले पाए। एंड इन चारों लोगों ने मिलके एक बुज़ुर्ग
कपल को जो इतना प्यार करते थे उनको ज़िंदा ही मार दिया कुछ पैसों के लिए। कोर्ट की हियरिंग वगैरह होती है, अपनी माइकल और एलन को लाइफ सेंटेंस दे दिया जाता है। ब्रूस को, जो उसने सारी स्टोरी बताई, इसको उस लोकेशन लेके गया, इस वजह से, इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से उसको सिर्फ 45 साल की जेल होती है। रोंडा इस पॉइंट पे कहती है कि एलन और ब्रूस को जाने दो, क्योंकि वो टीनेज थे, उनको पता नहीं था, वो जवान थे, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। रियल मैनिपुलेटिव जो था इस पूरे केस में वो था माइकल। एंड टिफनी भी कह रही होती कि मेरा कोई प्लान नहीं था इनको मारने का, मेरा बस प्लान था कि घर हम रॉब करेंगे एंड निकल जाएंगे। बट अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर आप किसी भी इस तरह के केस में इन्वॉल्व हो, आपका भी इक्वली कंट्रीब्यूशन है, चाहे आपकी इंटेंशन कोई और ही हो, लेकिन आप भी काउंट होगी।